Mahagani, hello everyone. Welcome to today's super inspiring episode of the इनवोग नारी शो। आप सभी का मैं लोकमत राजस्थान चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो ना सिर्फ लोगों की सोच बदल रही है बल्कि उन्हें खुद पर भरोसा करना भी सिखा रही है। शी इज़ इंदु तोमर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और सृजन फाउंडेशन की फाउंडर। विमेन एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या यूथ मेंटरशिप, इन्होंने हर फील्ड में ट्रूली इम्पैक्टफुल काम किया है। तो चलिए सुनते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ लर्निंग्स और उनकी सोच एक बेटर बैलेंस सोसाइटी के लिए। ट्रस्ट मी, इस कन्वर्सेशन से आपको इंस्पिरेशन ही नहीं, एक्शन लेने का जुनून भी मिलेगा। तो मैं स्वागत करती हूँ इंदु तोमर जी का लोकमत राजस्थान के चैनल पर। थैंक यू सो मच ममता जी। इंदु जी, आपका जब मैंने पूरा इंट्रो देखा तो मैं बहुत इंस्पायर हुई कि आप इतने सारे काम एक साथ कर रही हैं और इतनी अच्छी मुस्कान के साथ। थैंक यू। तो इंदु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सृजन फाउंडेशन क्या है और किस तरह से काम करती है? सृजन फाउंडेशन मेरा एक ऐसा ड्रीम है जो कि मैं लास्ट 20 इयर्स से देख रही थी और 2 साल पहले मैंने उसको साकार करने के लिए एक नींव रखी है। ये एक मेरा NGO है और उसके थ्रू हम इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटीज़ में जितने भी परिवार हैं या बच्चे हैं जिनको इमोशनल हेल्थ को लेकर के कहीं भी परेशानियां आती हैं, उनको मैं अपने सेशंस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू या कोई भी इवेंट्स के थ्रू हम उनको मदद करते हैं या कभी कभी इंडिविजुअल सेशंस भी आते हैं। तो मैं खुद भी और मेरी टीम में भी काफ़ी काउंसलर्स हैं, तो हम उन सबको मदद करके एक सोशल सर्विस करते हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन दिखता है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मतलब अपने पिताजी को देना चाहेंगे या आप एक फ़ौजी की वाइफ़ हैं तो आप अपने हस्बैंड को देना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि डिसिप्लिन 2 जगह में मिलता है। सबसे पहले स्कूल में मिलता है। तो मेरे फादर जो हैं, मेरे पिताजी, वो प्रिंसिपल रहे हैं, तो मेरे घर में वो हमेशा स्कूल वाला जो एटमॉस्फेयर रहता था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया सबसे पहले। और दूसरा डिसिप्लिन हम कहते हैं हमारे यहाँ फ़ौज में देखा जाता है। तो प्राउडली आई कैन से कि मैं एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। तो शायद मुझे आर्मी से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो डिसिप्लिन है मेरे अंदर या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, वो सब कुछ मैंने भारतीय सेना में अपने पति के साथ रहकर अपने सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स सबके साथ सीखा है। बिल्कुल, यू मीन टू से कि मतलब अब क्योंकि आपके पिताजी शिक्षा क्षेत्र में थे तो डिसिप्लिन तो वहाँ से शुरू हो ही गया था, लेकिन जो PhD, जो रिसर्च हुआ वो आपको फौज में, मतलब एक फौजी की वाइफ के जरिए मिला। यस, यू कैन से लाइक दैट। अच्छा इंदु, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सारी घुमंतू जातियों के लिए भी काम किया है जी। तो वो किस तरह से आपने मतलब किया काम और कब आपको ये दिमाग में आया कि मुझे घुमंतू जातियों के लिए काम करना है? अभी रिसेंटली लास्ट अगर मैं कहूँ कि 5 साल, तकरीबन मैं 4 से 5 साल बाड़मेर में रही। बाड़मेर हम सभी जानते हैं राजस्थान का पश्चिमी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में अभी काम करना बाकी है। तो वहाँ जो संघ का एक काम चलता है, एक विचार का है, एक बहुत खूबसूरत विचार, वो है हमारी घुमंतू जातियों के लिए बहुत सारे उनके अलग अलग क्षेत्रों में उनके विकास के लिए काम किया जाता है। तो मैंने भी उस पहल में अपना एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश की और वहाँ जो मुझे हेल्प किया, सबसे पहले जो हेल्प किया वो था वहाँ के जो गुरुकुल स्कूल है वहाँ पर। उन्होंने मुझे विक्रम सिंह राठौर जी हैं जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में मेरी मदद की और हमने वहाँ बच्चों के साथ जाकर के पहले छोटे छोटे सेशंस किए, एक्टिविटी प्रोग्राम्स किए उस स्कूल में।
फिर उसके बाद मैं शिव के आसपास, उत्तरलाई के आसपास जहाँ पे भी कुछ कुछ गांव हैं, तो हमारी पूरी टीम थी सृजन फाउंडेशन की, जिस टीम के साथ में मैं जाकर के गाँव में उन लोगों के साथ मिली जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों में, कोई मूर्तियाँ बनाते थे, कोई बहुत अलग अलग चीज़ें करते थे। उन परिवारों को मिली, उन बच्चों को मिली जो पढ़ना चाहते हैं। तो छोटी छोटी कोशिश की हमने कि उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकें, और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनने के बाद में अगर स्कूल में किसी के लिए मदद करानी है एडमिशन को लेकर के, या किसी और छोटी चीज़ में कुछ मदद करनी है, या कुछ हमने अपनी तरफ से पैसे के तौर पर कुछ छोटी सी मदद करनी है, तो ऐसे हमने कोशिश की है। और ये अभी रुका नहीं है। हाँ, ये छोटा सा वहाँ जो शुरुआत की थी, मैं चाहूँगी कि इसमें इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को लेकर मैं उनके लिए और भी इस क्षेत्र में घुमंतु जातियों के लिए मैं काफ़ी काम कर सकूँ, उनके लिए सर्व कर सकूँ। बिल्कुल, और हम चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप Thank इसी you. तरह अच्छे काम करते रहें। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है इंदु कि जब आप एक फ़ौजी की वाइफ होते हैं तो बहुत ट्रांसफरेबल जॉब रहता है। Yes. और उसके अलावा आप एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहू भी हैं, और साथ में आप समाज सेविका भी हैं। तो जी। कैसे इतनी सब चीज़ें मैनेज हो पाती है? जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था डिसिप्लिन का, तो कहीं ना कहीं जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद वो पूरे दिन का पता होता है कि आज मुझे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। सो पहले प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है अगर, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये है कभी कभी कुछ चीज़ें पीछे छूटती हैं, तो आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है, परेशानी भी होती है, तकलीफ़ भी होती है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चलता है कि अच्छा कुछ प्रोडक्टिव किया है आपने और इस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इजी हो जाता है अपने आप को अगेन सेल्फ मोटिवेट करना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा पूरा फैमिली जो है वो मेरे फुल सपोर्ट में रहती है। मेरे हस्बैंड का मुझे फुल सपोर्ट रहता है, बच्चों का फुल सपोर्ट रहता है। एंड जब मोटिवेशन की कमी होती है तो मेरे फ्रेंड्स और साथ में सारे लोग जो होते हैं वो मुझे पूरा पुश करते हैं पीछे से, तो इजीली अपनी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ मैं। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इमोशनल हेल्थ और जो हमारा मेंटल वेलबींग है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में भी बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारे आपने सेशन भी लिए हैं, बहुत सारे वर्कशॉप भी आपने किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं मेरे ख्याल से आपसे एक बात कह रही थी कि जितना ज़्यादा डीप मैं उस सब्जेक्ट में घुसती हूँ उतना ही मुझे हर दिन लगता है कि अभी तो कुछ नहीं समझा, अभी तो कुछ नहीं जाना, अभी और जानना है। सो मुझे ऐसा लगता है, और आप भी एग्री करेंगे, कि न केवल इंडिया में, न केवल हमारे देश में, बल्कि मैं अगर बात करूँ पूरे विश्व में 15 से 18% लोग ही ऐसे होंगे जो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के सोचते होंगे। तो जब ये इतना कम परसेंटेज है, हर दिन हम एक इमोशनल हेल्थ पर मैं सबसे ज़्यादा सोचती हूँ और काम करती हूँ, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है। और हमारी एक पहला जो स्टेप है वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। तो अगर आप अपने ये छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आते हैं, वो एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स को लेकर के ही शुरुआत होती है। जब हम इन चीज़ों पर बात करने लगते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, और इस चीज़ पर अगर हम किसी की मदद करने लगते हैं कि ऐसा सामने वाला इंसान जिसके दिल में कुछ भी अगर है और वो अगर आपसे शेयर कर सके, आप उसको क्लैरिटी दे सको, आप उसकी हेल्प कर सको, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। राइट। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सेशंस के थ्रू या अपने कुछ वर्कशॉप्स के थ्रू हम लोगों की मदद करें। और बहुत सारे लोग हैं जो इसका भी 2 स्टेप आगे जब चले जाते हैं, जब उन्हें कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है, तब उनको फिर डिसीज़ होने लगती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तब फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, या हमारी टीम पूरी सजेस्ट करती है कि फिर वो किस तरीके से मेडिकली अपनी हेल्प ले सकते हैं, या उनको हम किस जगह पर शेयर कर सकते हैं उनकी चीज़ों को कि उनको हेल्प हो सके। तो ऐसे कलेक्टिवली पूरी टीम के साथ में, लोगों के साथ में हम इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को लेकर के कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम समाज में अगर इस चीज़ को बात करें, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो है कि मैं और मेरा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। द मोमेंट
मैं सामने वाले को सुनना शुरू कर दूँ, सामने वाले की जो परेशानियां हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उसकी जो इच्छाएं हैं, उन चीज़ों को लेकर के अगर मैं माइंडफुल हो जाऊँ तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के अगर हम समझें कि अगर मैं गाड़ी पार्क करने के लिए जा रही हूँ और अगर मुझे लगता है कि बाहर आगे पीछे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनको किसी को गाड़ी निकालने में दिक्कत होगी, और इफ़ आई एम थिंकिंग इन अ पॉजिटिव मैनर और माइंडफुल तरीके से मैं अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ, उसको सिविक सेंस भी कहते हैं, और उसको आप दूसरे की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए या दूसरे की परेशानियों को थोड़ा ठीक करने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ही पहले से कुछ आपके बैकग्राउंड में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, ट्रॉमाज हैं, टेंशन्स हैं, आपकी खुद की कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर गुस्सा चल रहा है, तो आप किसी और के बारे में नहीं सोचते हो, फिर आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हो, और अपने बारे में भी जब सोचते हो तो फिर आप गलत ही सोचते हो। राइट। तो वो तरीका जो है, वो शायद क्लैरिटी जो है वो नहीं आ पाती है। राइट। आई थिंक यही इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ कर के हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी दे सकते हैं एंड हैप्पीनेस दे सकते हैं, और जब दूसरों को हैप्पीनेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप अपने खुद के लिए हैप्पीनेस आ ही जाती है। ट्रू। यू मीन टू से कि हम अगर मैं को छोड़कर अगर हम पर आ जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं अपने समाज की या भारत की, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक चुनौतीपूर्ण ऐसा एक मानसिक समस्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद की गलती नहीं मानते हैं, जैसे समझना नहीं चाहते हैं। आपने जो भी पहले जो हम बात कर रहे थे वो हम यही बात कर रहे थे कि आपने जो बताया कि मोस्टली क्या होता है कि हम खुद को दूसरे की जगह रख कर नहीं देखते हैं। इसके लिए आप कह सकते हो सबसे पहली चीज़ होती है, और वो है स्टेप्स होते हैं हर चीज़ के। तो जैसे पहली चीज़ होती है डिनाइल मोड। सो डिनाइल मोड मतलब आप मेरे से कुछ भी कहो कि आपकी साड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं तुरंत से क्या खराबी है मेरी साड़ी में, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मेरा फेस ही चेंज हो जाएगा। सो इट मीन्स डिनाइल मोड, पहले तो नहीं माना, फिर आपका एक्सेप्टेंस होती ही नहीं है। सो यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या, जो चुनौती जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो है एक्सेप्टेंस की। एक बहुत रीसेंट सी चीज़ है मेरे सामने, रीसेंट केस कह सकती हूँ मैं उसको, कि किसी बच्चे को ADHD था एंड पेरेंट्स उस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, और उस बच्चे को ADHD के लिए कोई उसकी जो थेरेपीज़ हैं या उसके लिए जो उसको हेल्प मिलनी चाहिए थी वो उसके बचपन में उसको नहीं दी गई, और पेरेंट्स अपनी अपनी उलझनों में, अपनी परेशानियों में, अपने वर्किंग स्पेस में और अपनी चीज़ों में करते चले गए, बिकॉज शायद वो अडल्ट ADHD भी था उनका, और धीरे धीरे वो बच्चा भी वैसा ही बनता चला गया। सो जो एक्सेप्टेंस है ना, वो अगर आप अपनी परेशानी, मेरे को ये तकलीफ़ है, पहले तो ये एक्सेप्ट करना है मुझे। सो भारत में कहूँ या कहीं भी कहें, सबसे पहली चीज़ यही है, हम कभी नहीं मानते कि हमें कोई मानसिक समस्या हो भी सकती है, कोई तनाव या डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी चीज़। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, और आपके चेहरे पे दिख रहा होगा पूरा, लेकिन हम किसको झूठ दिखाने, प्रिटेंड किसको करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे फ़ायदा किसका होगा? किसी का भी नहीं। सो आई थिंक अगर हम इस चुनौती को समझने की कोशिश करें और इसको अच्छे से एड्रेस करें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड इंदु जी, मुझे क्या लगता है कि लोग जब हम बीमार होते हैं ना, जब शारीरिक रूप से बीमार होते हैं ना, तो सब डॉक्टर की तरफ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मानसिक बीमारी की या मानसिक समस्या की, तो लोग मतलब मानते ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ या मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। काउंसलर, आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ डॉक्टर से एक स्टेप पहले आते हैं काउंसलर्स। Yes. अगर मैं बात करूँ मानसिक बीमारी अगर है किसी को, तो मानसिक तनाव है, एक सिंपल सी चीज़, अगर किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मुझे बाड़मेर जैसी जगह में लास्ट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बोलूँ, वहाँ मुझे एज अ काउंसलर काम करना था, और वहाँ मुझे 2 से 2.5 साल लग गए लोगों को ये समझाने के लिए कि काउंसलर के पास आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई पागल नहीं कहेगा। हमें लगता है कि सबसे पहली चीज़, मैं पागल हूँ क्या? ये एक इतना कॉमन टर्म है कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है मैं क्यों काउंसलर के पास जाऊँ, तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है बिकॉज तुम मुझे कह रहे हो,
और इसकी वजह से साइलेंट ट्रीटमेंट, आप देखिए ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं आज की डेट में। मैं रिलेशनशिप जब केसेस आते हैं मेरे पास में, मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस आते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, वो मुझे बिना सुने बिना चीज़ें करे वो इग्नोर करके चला जाता है। वो मैं रोती रहूँ या कुछ भी करती रहूँ, वो मुझे कभी पलट के देखता नहीं है, मतलब उसने कभी वक्त ही नहीं दिया है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिए, जब वो लेडी अगर पूरे दिन भर सारे काम करने के बाद में एक बस अपनी बात कहना चाहती है। आई एम नॉट सेइंग कि लेडी को ही अपनी बात कहनी है, हस्बैंड को भी कहनी है, मेल को भी कहनी है। दोनों अगर अपने लिए ये वक्त निकालें और अपने एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करें तो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। आजकल तो रिसर्च कहती है कि 6 सेकंड का, 6 सेकंड, नॉट 4 नॉट 5, 6 सेकंड का अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को किस करते हैं, राइट, जब वो अपने ऑफिस निकल रहे हैं, काम पर निकल रहे हैं, 6 सेकंड का जो किस है, या फिर 20 सेकंड का अगर उनका अच्छा सा हग है अपनी वाइफ के लिए, वो उनकी उम्र 4 साल और बढ़ा देता है। ये रिसर्च में निकला है। अब आप सोचिए कि अगर मैं नॉर्मल में भी कहूँ कि आप अपने बच्चे को हक कर रहे हैं, या अपनी वाइफ को हक कर रहे हैं, या अपने हस्बैंड को हक कर रहे हैं, या इन लॉज को या पेरेंट्स को, किसी को भी अपने रिश्तों में हक कर रहे हैं, तो ये आपकी तो सारी परेशानियाँ ठीक कर देगा। जादू की जप्पी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सही कहा आपने, और मुझे लग रहा है जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो जब भी घर से बाहर निकलेंगे अपनों को हक करके निकलेंगे। बिल्कुल। और वापस वेट करेंगे कि शाम को हम कब घर जाएं और वापस उन्हें हक करें। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी अगर वो सब लोग मेरी इस बात को सुनकर के, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर 6 सेकंड का किस और 20 सेकंड का अगर हक दे दे तो वाइफ की तो सारी कंप्लेन ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा है, एंड आई होप सारे पति आपको सुन रहे होंगे। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं उनकी जो आत्मनिर्भरता है, आपको क्या लगता है कि अगर मैं भारत की बात करूं या हमारे राजस्थान की बात करूं तो क्या ब्लाइंड स्पॉट होता है उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए? क्या चीज़ है जो रोकती है? उनके खुद के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन की कमी रहती है, और वो फिर ढूंढती हैं कि हम ब्लेम किसको करें, राइट। अगर आप ब्लेम करने के लिए एक बहुत पहले कभी मुझे लोग मजाक में कहा करते थे कि शादी के बाद ना अपना सारा जो ब्लेम है वो किसके ऊपर डालना है, वो शादी के बाद पति के ऊपर डालना है, या पति कहेंगे कि पत्नी के ऊपर डालना है। तो हम एक रीज़न ढूंढते हैं कि हम ये इसकी वजह से नहीं कर पाए, और वो एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज़ होता है हमारे सामने। लेकिन किसी को भी कोई नहीं रोकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसके 1000 तरीके ढूंढ लेते हैं। और अगर मैं इसको सोसाइटी के एंगल से बात करूं तो येस, ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो नॉलेज की कमी रही पिछले एक जनरेशन में, और नॉलेज के साथ साथ जो एजुकेशन की या नॉलेज की जो कमी रही, या हमारी सोसाइटी में जो कुछ और दूसरे क्राइम्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे परिवार वाले लड़कियों को कई बार बचपन से ही बाहर निकलने से मना कर देते हैं, या फिर बोलते हैं कि आप टाइम से घर आ जाओ, या ये वाला सब्जेक्ट मत लो, या वहाँ मत पढ़ने जाओ, या यहाँ मत पढ़ने जाओ, या वहाँ मत खेलने जाओ। सो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं सोसाइटी की, वो मानसिकता जो है, वो संकीर्ण मानसिकता जो है, वो आती ही उन्हीं चीज़ों की वजह से है कि वो हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, हम उनको स्ट्रगल करने से रोकते हैं। अच्छा। और जब हम उनको संघर्ष करने ही नहीं देना चाहते हैं तो वो जब इस एज में आती हैं तो वो संघर्ष कर नहीं पाती। Right. तो क्या करेंगी, फिर वो ब्लेम ढूंढती है कि ब्लेम किसके ऊपर करना है। Right. तो अगर आप अपने आप को पहले से ही संघर्ष मोड में रखते हो, और अगर आप धीरे धीरे आप करते जाते हो, तो फिर आपके अंदर से वो गिल्ट, वो ब्लेम, वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। फिर आप बस सॉल्यूशन ढूंढते हो। सो सॉल्यूशन फोकस्ड अगर रहेगा आपका माइंड, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा इंदु जी, आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भी महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है वो 1897 में राजा बलवंत सिंह आवागढ़ ने स्टार्ट की थी। अच्छा। और आज की डेट में जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो राजा मानवेंद्र सिंह जी हैं, और मैं विमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सो मार्च 2025 में ही मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है,
और अगर मैं आज तक की बात करूं तो हम जो महिलाओं के साथ में उनके एम्पावरमेंट को लेकर के अगर बात हो, या उनके एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बात हो, या अगेन इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को लेके बात हो, या उनके आगे जो समाज में बढ़ने के लिए जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उन सब चीज़ों को दूर करके, चुनौतियों को दूर करके उनको आगे बढ़ाने की बात हो, इन सब चीज़ों में हमारा काम होता है। और इसमें मोर देन 10 to 12 स्टेट हमारी विमेन विंग जो है वो स्टैब्लिश्ड हो चुकी है ठीक अच्छा। से। और बहुत सारी, मुझे बहुत खुशी है और बहुत प्राउड है ये कहने में कि हमारे साथ बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ की जो लेडीज़ हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा। और हर स्टेट से जब मैं देखती हूँ कि वो सब साथ मिलकर के, बिना किसी कंपैरिजन के और कंपटीशन के, एक साथ मिलकर के एक दूसरे को बढ़ाते हुए काम करती हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर जैसे बात करें कि वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू हम लोग मीटिंग्स करना, चीज़ें करना, लोगों की हेल्प करना, ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल तक के लिए जो विमेन को अगर ज़रूरत है, या गर्ल्स को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी पूरी की पूरी विमेन विंग जो है अच्छा। वो हमेशा एक प्रॉपर सिस्टम के तौर पर काम करती है। और ये एक ऐसी पहल है हम सबकी, उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं। अच्छा। और हमने अपना नेशनल कैलेंडर बनाया हुआ है जिसमें हम लोग विरासत को लेकर के काम करते हैं। ओके। हमारी जो हिस्ट्री है, आज की डेट में बच्चे जो हैं वो अपनी हिस्ट्री को थोड़ा भूलते जा रहे हैं, या हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया गया था। अच्छा। उस हिस्ट्री को आज हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इतिहास को बहुत अच्छे से बच्चों के साथ, विमेन के साथ, लोगों के साथ शेयर करें, हमारी संस्कृति को, जड़ों को मजबूत करें, ताकि बच्चे कहीं भी जाएं पूरे विश्व में, लेकिन अपनी संस्कृति को हमेशा ध्यान में रखें। इसके अलावा हम उनके एजुकेशन या उनकी प्रोफेशन और उनके करियर को लेकर के हम बात करते हैं, जहां अच्छा। उनको मोटिवेशन के साथ में अगर कहीं भी उनको इवेंट्स चाहिए, या कहीं किसी से बात करनी है, या कहीं कोई कनेक्शंस जॉब को लेकर के अगर चाहिए, तो वो हम मदद करते हैं। फिर उनके एंटरप्रेन्योरशिप में उनके जो आत्मनिर्भरता है उसको लेकर के उनको कहीं भी छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स करने हैं, या फिर उनको अपने कुछ बिज़नेस स्किल्स को बढ़ाने के लिए अगर कुछ हेल्प चाहिए, तो वो हम चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें मैं हूँ, वो है इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग। तो एक अगर नारी अपने अंदर सब कुछ संभाले हुए, बैलेंस करते हुए अगर अपने काम में ध्यान देगी और अपने परिवार को संभाल के रखेगी, तो अपने आप जो सोसाइटी है वो बैलेंस होती चली जाएगी। राइट। और महिला का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बहुत ही। इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा इंदु, आज का जो हमारा डेली लाइफ है, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, तो चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, सबको स्ट्रेस रहता है। तो आप जो है वो इमोशनल वेलबींग पे भी काम करते हैं, थेरेपी पे भी काम करते हैं, और हीलिंग पे भी काम करते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों का? एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे करके शुरू करते हैं। जब मैं एक स्कूल में एज अ काउंसलर काम कर रही थी, तो मैंने एक केजी के बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज आप इतने शांत हो? तो उसने मुझे जवाब दिया, 5 साल या 6 साल का बच्चा होगा, जिसने मुझे बोला कि मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आई सेड ओके, सो स्ट्रेस किस चीज़ का है? सुबह सुबह मम्मी उठा देती हैं और बैग लगा करके मुझे स्कूल भेज देती हैं। मुझे स्कूल आना सुबह सुबह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब यहाँ बच्चे को स्ट्रेस होता है, तो आप देखिए कि जो मेरी मर्जी के मुताबिक चीज़ नहीं होती है, वो मेरे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ट्रू। ठीक है, छोटे से बच्चे से हमने समझ लिया। अब उसके बाद में जो थेरेपीज़ का या हीलिंग्स का जो रोल है, वो है उस बच्चे को, बड़े को, लेडी को, जवान को, बूढ़े को ये बताना कि कौन सी चीज़ है जो आपको पॉजिटिविटी देती है। सो अगर आप उसके माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें इस साइड में कि जहाँ उसको पॉजिटिविटी दिखाई दे, वहाँ शिफ्ट कर दें थोड़ा सा जहाँ उसको कोई होप दिखाई दे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो, चाहे हीलिंग का प्रोसेस हो, मैं रेकी हीलिंग्स में हूँ, मेडिटेशंस में हूँ, तो मैं अगर उसको मेडिटेशंस के थ्रू अगर उसको शांति मिलती है और होप मिलती है, तो उसको वो काम करेगा।
कभी कभी CBT के तौर पर या DBT या सॉल्यूशन फोकस थेरेपीज़ हैं या बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनके तौर पर हम बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में या कपल्स के साथ में हम जब काम करते हैं तो वो उनको अगर इस तरीके से जोड़ते हैं हम, तब उनको वो होप या वो हैप्पीनेस जब समझ में आने लगती है कि अच्छा ये नहीं, ये भी तो हो सकता था ना। तो यानी कि आपके डिस्टॉर्टेड थॉट्स जो हैं उनको आपने एक अच्छे रैशनल थॉट्स में अगर आपने बदला और आपने एक समझदारी से अपनी जिम्मेदारी ली और आप धीरे 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 पॉजिटिविटी की तरफ काम करने लगते हैं, तो आई थिंक सारी चीज़ें काम करेंगी। बिल्कुल। और इंदु, मैं मतलब अगर बात करूं कि मैं जैसे 90s की अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे मैं मतलब थी, यंग थी, आप अगर अभी मैं भी आज आज थैंक यू, आज की अगर मैं युवा पीढ़ी को देखती हूँ तो वो जैसे कि हमारे जो हम जिस टाइम पे युवा थे ना, तो मुझे लगता है आज के जो युवा हैं और हमारे वाले टाइम में बहुत फ़र्क है। मतलब आज के जो युवा हैं मुझे बहुत कंफ्यूज लगते हैं, जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते हैं, इवन खोए हुए भी रहते हैं। हाँ। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बहुत हालांकि एक बहुत अलग चीज़ है ये, जो आजकल युवाओं में एक जेन जी करके एक जो Right. टर्म भी चल रहा है, एंड उन बच्चों के लिए एक लेटेस्ट मैं ऐसी थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही थी और बहुत सारी रील्स और उन सब के थ्रू मुझे एक नई चीज़ पता चली। वो है कि नैनोशिप, माइक्रोशिप, सिचुएशनशिप, प्लेस होल्डर डेटिंग, रिलेशनशिप तो बहुत बाद में आई। हाँ, सो ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये युवाओं ने अपने आप को सही दिशा में ले जाने के बजाय अपने अंदर के फियर्स को या अपने अंदर के वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बैठे बैठे अगर हमें मिल जाए तो हमारे अंदर जो भी फियर्स हैं, फियर ऑफ जजमेंट हो या फियर ऑफ एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, अपना हर चीज़ का लेवल एक उन्होंने स्ट्रेस और डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में ला करके रखा है। और उसका कारण है कि जितनी भी मैंने आपको टर्म्स दिए, ये सारे टर्म्स जो आज की डेट में हो रहे हैं, बच्चे अपने अंदर का सुकून जो है वो दूसरों के हिसाब से ढूंढ रहे हैं। अपने हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल उन्होंने दूसरे के हाथ में थमा रखा है। अब दूसरा जैसे जैसे जो भी बटन प्रेस करता जाएगा, आप उसके हिसाब से आप डांस करते हो। सो अगर मैं बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ, आज के युवाओं को मैसेज देना चाहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नए टर्म्स और नई चीज़ें सोचने के बजाय एक बार आप जो हो, रियलिटी में जो हो, उसके बारे में सोचो। आप रील वाली दुनिया में ना जा कर के रियल वाली दुनिया में बैठ कर के अपने साथ सोचो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों में सॉर्टेड हो जाओगे। और फिर उसके बाद डेडिकेशन लो, कुछ 7 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़ के चैलेंजेस लो कि मुझे इसी फील्ड में इस चीज़ पे काम करना है। इतने सारे एक्सपोजर्स होने की वजह से जो भटकाव आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा समेट के अपने अंदर झांकने की कोशिश करें ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी युवा पीढ़ी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है उनके अंदर कि वो बहुत सारे वंडर्स कर सकती है, एंड इनफैक्ट कर भी रही है। जो बच्चे बहुत सही दिशाओं में काम कर रहे हैं, आई एम श्योर, मतलब वो सब मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे। सो आई रियली वॉन्ट टू से कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। प्लीज़ अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी को ख़राब मत करो और अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हुए ही पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को आगे लेकर के जाओ, सो दैट आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर सको, बिकॉज यू आर दी नेक्स्ट वन यार, हम थोड़ी हैं। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि जो फ्रीडम आज के बच्चों के पास है वो हमारे पास नहीं थी, तो उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा ना उठाओ, बिल्कुल मत उठाओ। ये मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, डरते थे, मतलब अंधेरा हो गया तो घर पे टाइम से जाना है, पिताजी क्या कहेंगे, या ऐसे अंदर से डर लगता था। हालांकि वो हो सकता है कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन एक मन में डर था। आजकल के बच्चों को आप थोड़ा सा भी कुछ कहोगे, उनको लगता है कि अब हमें डिप्रेशन हो गया, हमें ये हो गया। पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को कहते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो 10 साल पहले की बात करें या अभी की बात करें। पेरेंटिंग का रोल तो सबसे बड़ा है, बिकॉज़ हम कभी भी एक कहावत आपने सुनी होगी ममता जी, अक्सर कहा जाता था कि कभी भी कोई बच्चा
कोई लड़की या लड़का कोई भी सामने से जब आता था तो कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि उसकी चाल ढाल से, कपड़ों से, खाने पीने के तरीके से हम बता देते थे ये किस परिवार को बिलोंग करता है। True. वो आज भी है, वो आज भी है कि आप एक किसी बच्चे को देख करके आप इजीली बता सकते हैं कि ये किस तरीके की फैमिली को बिलोंग करता है। Right. इसके पेरेंट्स कैसे रहे हैं। आज जब बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा ना, तब मैं बता देती हूँ, तो मैं बता देती हूँ तो मेरे तो और बड़े जो हमसे भी बड़े अच्छे दिग्गज लोग हैं, Right. वो तो और 2 सेकंड में बता देंगे कि ये बच्चा जो है किस दौर से गुजर रहा है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रखी हैं और इसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। Right. और अपब्रिंगिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप आज की डेट में समाज में चाहे इम्बैलेंस देखो या बैलेंस देखो, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। राइट मतलब आप देखें तो ना हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आएगी, चाहे मैं OTT की बात करूं, चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूं, लेकिन हमें क्या चीज़ देखनी है, क्या नहीं देखनी, वो हमें बहुत मतलब वो चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है। एग्जैक्टली वो आपका ही बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके सामने। आपने सही कहा कि वो चॉइसेस में से आप क्या चूज़ करते हो, वही आपका जो सक्सेस है या आपका फ्यूचर है, वो सब उसी के ऊपर निर्धारित है। राइट अच्छा इंदु, मैं अब आपसे कुछ रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी जिसको आपको एक लाइन में जवाब देना है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट में कुछ अच्छा सा तड़का लगे, लोगों को कुछ मज़ा आए। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पूरे दिन में एक इंसान को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ सही रहे? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन। अच्छा, आप एनी ऑफ योर फेवरेट बुक जो सबको पढ़नी चाहिए? बहुत सारी बुक्स हैं, बट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सृजन फाउंडेशन आपके लिए क्या है? मेरा ड्रीम है सोशल सर्विस के लिए मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूँ उसके थ्रू, और सोसाइटी में एक बैलेंस सोसाइटी लाने के लिए जो है वो मेरा एक सपना है। अच्छा इंदु, अर्ली बर्ड है या नाइट आउल? अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड। अच्छा, कभी आपको एक दिन पूरा मिल जाए, सिर्फ आपको अपने लिए कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे? मेडिटेशन एंड बुक रीडिंग, और बहुत सारे काउंसलिंग्स को लेकर के और साइकोलॉजी को लेकर के चीज़ें करती हूँ, प्लस शाम में बहुत सारी मस्ती और बच्चों के साथ खेलना। टी पर्सन और कॉफ़ी पर्सन? टी। एक कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसी आदत जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आपके बारे में? पता तो है बहुत सारी अच्छा। चीज़ें, बट मोस्टली आजकल काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि मैं लिखती हूँ एंड मैं पोइट्री करती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी हॉबी है, मुझे लिखना पसंद है। जो भी मेरे अंदर इमोशंस आते हैं, जो भी फीलिंग्स आती हैं, चाहे सैड टाइम में हो चाहे हैप्पी टाइम में हो, कोई भी मूड हो मेरा, मैं हमेशा 1 लाइन 2 लाइन बड़ी पोएम, स्टोरी लिखती हूँ। अच्छा, बीइंग अ आर्मी पर्सन वाइफ, आर्मी ऑफिसर की आप वाइफ हैं, तो आपने पूरे भारत में मतलब अलग अलग जगह पे आप रहे हैं, कोई ऐसी जगह राजस्थान के अलावा जो आपके दिल के बहुत करीब है? जहाँ मैं गई हूँ उसके हिसाब से वेलिंगटन है, तो ऊटी एंड वेलिंगटन जो प्लेस है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, क्या चैलेंजेस आए? जैसे आपने बताया कि आप शिक्षा क्षेत्र से आई थी और फिर आपने एक आर्मी ऑफिसर से शादी की, तो आपको क्या कोई मेजर चेंज लगा दोनों लाइफ में? हाँ, बहुत मेजर चेंज था, एंड सबसे बड़ा चेंज था कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, हिंदी मीडियम ही सारा कुछ मेरे लिए रहा, और हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, तो मुझे पूरा गर्व है कि मैं हिंदी बोलती हूँ, हिंदी लिखती हूँ। जैसे ही मैं आर्मी में आई तो शादी के बाद जब मैं जम्मू में, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, और वहाँ पर जब सबसे पहले गई तो मैं किसी से मिली जिन्होंने इंग्लिश में बात की। हालांकि मैं बोल सकती थी बट मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। Right. तो उन्होंने एक किसी चीज़ को लेकर के कहा कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं कर पाएंगे बिकॉज आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। सो वो जो एक चैलेंज था ना, वो इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि यार ये तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। लेकिन उसके अलावा आज तक मुझे कोई और बड़ा चैलेंज कभी लगा नहीं, और उस पर आपने काम भी किया है। नाउ किया। यू स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। थैंक यू। तो इंदु, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, एंड आई होप हमारे जितने भी लिसनर हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपसे ज़रूर मिली होगी। और आई होप, मुझे आपकी जो एक बात बहुत अच्छी लगी कि घर में सबको हग करते रहिए। हाँ जी। और उससे क्या होता है, हम एक दूसरे की एनर्जी भी
ट्रांसफ़र होती है और अच्छी एनर्जी के साथ हम घर से बाहर जाते हैं। बिल्कुल। और पूरा दिन आपका भी अच्छा निकलेगा और आपके घर वालों का भी अच्छा मैं निकलेगा। खुद भी इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मैं जनरली सबको हक करती हूँ। और मुझे कई बार लोग कहते भी हैं कि जादू की जप्पी चाहिए तो इंदू के पास जाओ और जा कर के अच्छे से पॉजिटिव होकर के वापस आओगे। तो ये मुझे अपने लिए भी अच्छा लगता है Right. सुनने में। सो आई रियली बिलीव इन दैट यू नो कि बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के साथ ऐसे ही प्यार बांटते रहो। अच्छा इंदु, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे जैसे क्या होता है कि एजुकेशन बढ़ रही है या हमारा समाज सशक्त हो रहा है, मैंने देखा है कि लोग हमारी मायड़ भाषा को भूलते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो वहाँ पर लोग चाहे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वो तमिल में ही बात करते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ में ही बात करते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में लोगों को मारवाड़ी बोलना एक शर्म की बात लगती है। तो मुझे लगता है कि हमारी मायड़ भाषा है वो किस तरह से कि हम उसको प्रमोट कर सकते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे भूलें नहीं। बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो शायद कुछ ऐसे इंस्टा चैनल्स मैंने देखे हैं, यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, जहाँ पर मेरे उम्र की या और भी नए उम्र में ऐसी कुछ लड़कियाँ और लेडीज़ हैं जिन्होंने ये मायड़ भाषाओं के लिए और उसके लिए पूरे अपने मारवाड़ी, मेवाड़ी या इन सब की भाषा और संस्कृति दोनों को लेकर के वो रोज़ कुछ ना कुछ इस चीज़ को स्प्रेड करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं और अपने नई जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज चलाते हैं लोग जो जहाँ पर आप अपने लोकल लैंग्वेज को बच्चों को सिखा सकते हैं। और जब हम नॉर्मली मिलते हैं, बात करते हैं या हम कोई फेस्टिवल्स में अपनी कोई चीज़ें करते हैं, तो जो कुछ लोग, जैसे मुझे राजस्थानी नहीं आती है, मुझे मारवाड़ी नहीं आती है, तो मेरे जैसे लोग भी अगर सीखना चाहते हैं तो वो अगर उन छोटे छोटे फंक्शंस में, इवेंट्स में या नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर मिलते हैं तो एक दूसरे को अगर सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको भी हमारी ये पुरानी संस्कृति सीखने का, हमारी भाषाएं सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। राइट। और मुझे लगता है घरों में भी, जैसे जिन घरों में बोला, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश बाहर जाके भी सीख सकते हो। तो लेकिन मैं अभी जैसे रिसेंटली एक ट्रिप पर गई थी, तो वहाँ पर एक मुझे तमिलनाडु का एक कपल मिला जो कि मारवाड़ी में बात कर रहा था। ओके। और दे आर फ्रॉम जालोर। अच्छा। एंड उन्होंने मैंने उन्हें पूछा आप कितने साल से चेन्नई में हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप चेन्नई हैं। तो मैंने बोला आप इतनी अच्छी मारवाड़ी कैसे बोल सकते हो? हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि हमारे घर में सब मारवाड़ी में ही बात करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, आप घर में अपनी लोकल लैंग्वेज जो है, आपकी फोक जो है, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरे घर में भी जैसे मेरे यहाँ ब्रज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ऑब्वियसली मेरे फादर्स की रूट्स जो हैं वो मथुरा से हैं, तो हमारे यहाँ ब्रज में जैसे बात करते हैं तो मेरे बेटे या बेटी भी मेरे पेरेंट्स को या मेरे इन-लॉज को हमेशा उसी भाषा में जवाब देते हैं। अच्छा। तो ब्रज का बड़ा अच्छा मेरे घर में कॉन्वर्सेशन होता है सबका आपस में, और मैं खुद भी ब्रज का मुझे थोड़ा पर मैं ये कहूँगी कि हाँ पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ 80-90% बहुत अच्छे से मैं कोशिश करती हूँ बोलने की। बिल्कुल। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगी कि आप हिंदी में बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखिए, लेकिन अपनी मायड़ भाषा को ना भूलिए। तो थैंक यू सो मच इंदु कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम लोकमत राजस्थान को दिया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड दिस। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी इंदु तोमर जी की इंस्पायरिंग जर्नी, एक ऐसी महिला जिनकी सोच, संकल्प और सेवा भावना हम सभी के लिए एक मिसाल है। उनसे बात करके एक बात साफ है, बदलाव लाना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और हाँ, लोकमत राजस्थान को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी ही कहानियाँ जो दिल को छूती है और सोच को बदल देती है। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हैप्पी और खुद पर भरोसा रखना कभी मत भूलिएगा। नमस्कार।